नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गुरुदेव के कर्क राशि में गोचर पे, जो कि बहुत बड़ा गोचर है, महागोचर है। ये गुरुदेव उच्च के होने जा रहे हैं। पहले हम लोग पंचांग पे बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल वाइज। 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि से श्री मापनोती, तिथि है त्रयोदशी तिथि, सुबह 9:50 तक, फिर चतुर्दशी तिथि। त्रयोदशी तिथि जब होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है, और चतुर्दशी पे चारों द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती है। सिंह राशि में वर्तमान में केतु हैं, जो कि वक्री हैं, तो केतु देव की वजह से ये तिथि शुभ हो जाती है। हालांकि आज स्वाति नक्षत्र है और स्वाति में त्रयोदशी अच्छा नहीं माना जाता है, मगर जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है। मंगल मेष राशि में है, तो पराक्रम द्वारा संबंधों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये इस दिन का मतलब है। रिश्ते में संबंधों को बनाने के लिए पराक्रम करना पड़ेगा। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है, और जहाँ पे कुंडली में गुरुदेव होते हैं उसके अनुसार फल देती है, और गुरुदेव उच्च के होने जा रहे हैं। मिला जुला के त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि अगर स्वाति नक्षत्र और फ्राइडे के दिन हो तो ये मान के चलिए कि जो भी अचीव होगा आज आपके मेहनत से होगा, अपने आप आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये है बॉटम लाइन। वराता ईश्वरधनम, वार है शुक्रवार। जब शुक्रवार होता है तो रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। रेवती में शनिदेव हैं, जो कि सर्वार सिद्धि योग बना रहे। अनुराधा में कोई प्लैनेट नहीं है, अश्विनी में मंगल है, पुनर्वसु में गुरुदेव स्वयं है। तो गुरु, मंगल और शनिदेव की वजह से ये दिन सर्वार सिद्धि योग बना रहा है। तो देखिए, त्रयोदशी और चतुर्दशी अच्छा नहीं लग रहा है स्वाति के दिन, मगर ये ग्रह जिन नक्षत्रों में हैं उनसे रिलेटेड शुभ कार्य और शुभ फल देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ वार, वार आयुष्वर्धनम, वार हमारी डिजायर्स को कंट्रोल करता है। इतना महत्व होता है वार का। सिर्फ कोई भी दिन हो, कितने भी खराब योग हो, अगर वार स्वामी जिन नक्षत्रों में सर्वार सिद्धि योग बनाते हैं उनमें प्लैनेट अगर हो गए तो वो अशुभता को बहुत बुरी तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। और शुक्रवार के दिन पुष्य, आश्लेषा, मघा, ये 3 नक्षत्रों में कोई प्लैनेट हो तो वो अच्छा नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप मुहूर्त, जो 2 घटी मुहूर्त हैं, अब 2 घटी मुहूर्त में देखिए, जो रेवती वाला टाइम होगा, अनुराधा का होगा, अश्विनी का होगा, पुनर्वसु का होगा, श्रवण का होगा, दैट टाइम विल बी गुड। और जो पुष्य का होगा, आश्लेषा का होगा, मघा का होगा, दैट टाइम विल नॉट बी गुड। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। जब स्वाति नक्षत्र होता है में चंद्रमा होते हैं तो ज्येष्ठा, शतभिषा और रोहिणी भी एक्टिवेट हो जाता है। शतभिषा में राहु है, रोहिणी में कोई नहीं है। रोहिणी में सूर्यदेव है, ज्येष्ठा में कोई नहीं है। अब रोहिणी में सूर्यदेव हैं, वृषभ राशि में मास शून्य राशि है, मगर आज के दिन वृषभ दग्ध राशि है। तो जो नौतपा चल रहा है, जिसमें कि गर्मी बहुत है, रोहिणी से शुरू होता है नौतपा, वो आज के दिन गर्मी ज्यादा होगी और अजीबोगरीब सी होगी और कष्टप्रद होगी। ये आपको मान के चलना पड़ेगा। गर्मी के पहले से आपको सावधानी रखनी होगी। स्वाति वैसे भी बड़ा अच्छा नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र अबंडेंस का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ एक चीज ये है कि चूंकि सूर्य नीचस्थ होते हैं और शनिदेव उच्च के होते हैं, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, मगर उनको जीवन में ये पता नहीं होता है कि कहाँ पे ईगो दिखाना है, कहाँ पे ईगो नहीं दिखाना है। तो जनरली इनके साथ ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है। स्वाति इज अ वेरी गुड नक्षत्र फॉर प्रॉस्पेरिटी। योगात रोग निवारणम, योग है परिग योग। परिग योग मूल में होता है। परिग योग के स्वामी शनिदेव है, मगर परिग एक टफ योग है। परिग योग में अगर आपको आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है, योगात रोग निवारणम, अपने रोग और बीमारियों को और कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तो ये आपको निश्चित मानना पड़ेगा कि आपको यू हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। मगर अगर डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ नहीं है तो अपने अहंकार का डिस्ट्रॉय करिए, अपने मन की उस भावना का डिस्ट्रक्शन करिए जो भावना आपको नेगेटिविटी के रास्ते पे ले जा रही है। तुला लग्न में चंद्र है, तुला में, वहां से एकादश भाव बाधक हुआ तो सूर्यदेव बाधक हुए। सूर्यदेव का क्या तुला में से या शुक्र से संबंध है? नहीं है, बाधक इज नॉट एप्लीकेबल। अब चंद्र तुला में है, यहाँ से तुला के स्वामी नवम है, मिथुन में है, तो मिथुन से नवम क्या हुआ? कुंभ। जहां पे कुंभ है कुंडली में, उस भाव में चंद्रमा को विराजमान मानिए, और वहां पे राशि कौन सी मानिए? तुला से वृषभ है 8वें, और वृषभ से 8वें हुआ धनु। जहां पे कुंभ है वहां पे धनु राशि का चंद्र
उस भाव में समझते हुए प्रेडिक्शन कीजिए। धनु मतलब धर्म, पताका, न्याय। आज क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बात का विवेक आप रखेंगे और उसके अनुसार कर्म करेंगे और रिजल्ट मिलेगा आपको। तब जाके तुला में है अगर चंद्र आज, तो आपको रिश्तों में बैलेंस बन पाएगा। जैसे तुला राशि में चंद्रमा होते हैं तो आप कुछ भी करिए, एंड रिजल्ट आपका बैलेंस इन रिलेशनशिप ही होता है। घर से बाहर निकलने से पहले शुक्रवार का दिन है तो आप दही खा के निकलिए। जो वार दोष दूर करने के उपाय मैंने बताए हैं, ये माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, छोटी सी बात नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर निरंतर हर रोज करते गए साल 2 साल, तो आपको वैसे भी बहुत सारी नेगेटिविटीज कट जाएंगी। रविवार को पान खा के निकलना घर से, सोमवार को दर्पण देख के, मंगलवार को गुड़ खा के, बुधवार को धनिया खाकर, गुरुवार को जीरा खाकर, शुक्रवार को दही खाकर, शनिवार को अदरक खाकर। इसको कहावत के फॉर्म में ऐसे है, रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, दीप है जीरा, शुक्र कहे मोहे दधी की पीरा, शनि कहे मोहे अदरक पावा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गुरुदेव के कर्क राशि में गोचर पे। मैं बहुत सारे वीडियोस मुझे किसी लोगों ने भेजा है कर्क राशि के वीडियो के बारे में, उसको मैंने थोड़ा सा सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इस तरीके से ज्योतिषियों को जनरल कोई भी गोचर बताकर मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जो बेसिक बातें हैं आप उनको समझ लीजिए। असंख्य पॉपुलेशन है, गुरुदेव की एनर्जी असंख्य लोगों को, सबको इफेक्ट कर रही है। सबके साथ एक सा परिणाम तो नहीं होगा। आयु अवस्था देखनी होगी, लग्न देखना होगा, नक्षत्र देखना होगा, इन सबके अनुसार आपको देखना होगा। बेसिक बात क्या है, गुरुदेव के बारे में जानिए। गुरुदेव क्या है? संपदा कारक। गुरुदेव बेसिकली लक है, किस्मत हमारी। तो जो किस्मत अभी मिथुन राशि पे थी वो अब कर्क में आ गई। तो मिथुन राशि में देखिए, मैंने हमेशा कहा कि 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके अनुसार आपको प्रेडिक्शन समझना होगा, भाव, राशि और प्लैनेट। तो भाव जो लग्न है उसके अनुसार मेष है तो चौथा भाव, वृषभ है तो तीसरा भाव, मिथुन है तो दूसरा भाव, कर्क है तो पहला भाव, सिंह है तो 12वां भाव। भाव क्या है? टेंडेंसी, भावना। व्हाट इज द इमोशन, व्हाट इज द टेंडेंसी। अगर लग्न पे है तो आपका भाव अपने लिए है, सेकंड हाउस में है तो भाव है कोष, कुटुंब और पैसे के लिए, तीसरा हाउस है तो पराक्रम, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्मॉल ट्रैवल, भाई बहन, ये वाला भाव हो गया। चौथा है तो भूमि, भवन, वाहन, माता और यात्राएं, ट्रैवल्स। पांचवा है तो संतान, प्रेम संबंध, मंत्र, महत्वाकांक्षा। छठा है तो ऋण, रोग, शत्रुता। सातवां है तो पार्टनर। अब पार्टनर में मियां बीवी हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, और सातवां भाव भी ट्रैवल का होता है। सातवां भाव एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आने जाने वाले संबंधों का होता है जीवन में आपके, जो आते हैं केस टू केस बेसिस पे। आठवां भाव ससुराल, सडननेस का है, सडन परिवर्तन का। नवां भाव विदेश यात्रा, कानून, शासन, भाग्य, पिता इत्यादि इत्यादि। जो बोला पिता समान लोग। 10वां भाव कर्म, स्टेटस, प्रेस्टीज। 11वां भाव गेन्स का होता है। 12वां भाव कंप्लीट सरेंडर, नींद, बेड प्लेजर, स्पिरिचुअलिटी, एकाकीपन, अकेलापन। हम लोगों को ये समझना होगा कि गुरुदेव कर्क राशि में आए हैं। सत्व, रजस और तमस की राशियां हैं। सत्व वो जो हमेशा रहेगा और पॉजिटिव सोच होती है, रजस वो जो एंजॉयमेंट फोकस होता है, तमस वो जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, उसकी भी जरूरत होती है लाइफ में। तो कर्क राशि है, आप ऐसे समझिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो अग्नि तत्व राशियां हैं 1, 5, 9, ये क्षत्रिय राशियां हैं। जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं 2, 6, 10, ये वैश्य राशियां हैं। जो वायु तत्व राशियां हैं ये शूद्र राशियां हैं। और जो कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, ये जल तत्व राशियां ब्राह्मण राशियां हैं। जो जल तत्व राशियां हैं ये राशियां, जाति का आधार ये है कि इनमें पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। सबसे आसानी से अग्नि तत्व में, फिर पृथ्वी तत्व में, फिर वायु तत्व में और फिर जल तत्व में। और जल तत्व क्या है? कॉम्प्रोमाइज है। तो आपको क्या समझ में आया? गुरुदेव लक है। कर्क वाटर राशि है, इमोशनल राशि है। पहली 4 राशियां 1, 2, 3, 4 आई टू आई, जो एक्शन होगा वो हमारे लिए होगा, सेल्फिश। 5 से 8 आई टू यू, किसी पर्पस के लिए होगा, किसी मैं और तुम। 9 से 12 क्या होगा?
आई टू ऑल, सबके साथ। तो कर्क राशि कहाँ आई? जल तत्व राशि, चर राशि, इमोशनल कॉम्प्रोमाइज की राशि, सात्विक राशि, जहां पे लार्जेस्ट प्लैनेट इन द कॉस्मोस जुपिटर, विच इज प्लैनेट ऑफ लक, इज गोइंग टू ट्रांजिट। इसका मतलब हमको पैसा कमाने में तकलीफ होगी, पैसा कमाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पैसा कमाने में सेल्फिशनेस छोड़नी होगी। छोड़नी क्यों होगी बोला मैंने? क्योंकि सेल्फिशनेस बढ़ेगी। और वाटर तत्व की राशियां, जल तत्व की राशियां गिव अवे करती हैं, मोक्ष की राशियां हैं। तो ये हमको समझना है कि गुरुदेव कर्क में जब जाएंगे तो हमको अपनी भावनात्मक जो अप्रोच है वो सेल्फ से हटा के यूनिवर्सल करनी होगी। आने वाले टाइम में सेल्फिश लोगों का बहुत नुकसान होने वाला है। अगर ये जो मैंने भाव बताया आपको, ये टेंडेंसी है और राशि रिसोर्स है। अभी तक राशि क्या थी? गुरुदेव थे मिथुन में, अब राशि है कर्क। मिथुन में थे बुध, इंपॉर्टेंट थे रिसोर्स के लिए, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। बुध का गोचर इंपॉर्टेंट था। अब है जल तत्व में, तो चंद्रमा का गोचर इंपॉर्टेंट हो जाएगा और चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही वोलाटाइल ट्रांजिट है। वैसे भी गुरु की स्पीड अतिचारी है। अक्टूबर में ये सिंह में चले जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे जनवरी फरवरी में अगले साल। कर्क राशि का गोचर गुरुदेव का पूरी दुनिया का आर्थिक समीकरण और हमारे जीवन का पारिवारिक समीकरण बदल देगा। क्यों बदलेगा? गुरु और शनि के गोचर में एक कॉमन हम लोगों को राशि निकालनी होती है जिसको अबोर्ड ऑफ गॉड या ईश्वर का इशारा बोलते हैं। गुरु हमारी प्राणवायु है, ब्रीदिंग इन, सैटर्न प्राण छोड़ना है, ब्रीदिंग आउट। ये दोनों ही हमारे जीवन के पूर्ण सारी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो गुरु और शनि की कॉमन दृष्टि, जब मिथुन में थे गुरु और शनि यहाँ थे, तो शनि की कॉमन 10वीं दृष्टि थी धनु पे, गुरु की 10वीं दृष्टि थी धनु पे, 7वीं दृष्टि। अब कर्क में है तो शनि देव यहाँ पे हैं और कॉमन दृष्टि कहीं नहीं आ रही है। गुरु देख रहे हैं मीन राशि को जहाँ पे शनि है। तो जो अब फोकस धनु पे था अभी तक, सरकार, परिवर्तन, कानून एटसेट्रा, फिर अग्नि, अब आ गया वाटर पे। वाटर रिलेटेड कैलेमिटीज, मीन राशि वो है जहाँ पे सपोर्ट नहीं है। आपको ये समझ के चलना पड़ेगा आने वाले समय में हमारे पास जल तत्व बहुत एक्टिवेट हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ेगा, समर्पण बहुत करना पड़ेगा, डिपेंडेंस के लिए सपोर्ट सिस्टम कम से कम रहेगा। तो इकोनॉमी अच्छे हालात में नहीं होगी, ऐसा प्रतीत होता है इस गोचर से। अच्छी बात क्या है कि चूंकि सात्विक राशि है कर्क और गुरुदेव उच्च के हैं, उच्च का प्लैनेट अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और उसी अपॉर्चुनिटीज में हमको अपने भविष्य को प्लान करना है। जो लोग 0 से 12 इयर्स के हैं वो अपने गोचर को चंद्रमा जहां है वहां से भाव का निर्धारण करें। जो लोग 13 से 24 साल के हैं, कुंडली में जहां पे बुध हैं आपके, वहां से भाव का निर्धारण करें, राशि तो कर दी जाएगी। जो लोग 25 से 36 साल की उम्र के हैं वो अपने भाव का निर्धारण शुक्र देवता से करें, जहां शुक्र बैठे हैं कुंडली में। जो लोग 37 से 48 के बीच के लोग हैं आयु अवस्था के, वो अपना भाव पकड़ें, भाव का निर्धारण करें जहां पे सूर्य हैं उससे। जो लोग 48 से 60 हैं वो जहां पे मंगल हैं उससे भाव का निर्धारण करें। जो लोग 61 से 72 के बीच में हैं वो शनिदेव जहां पे हैं वहां से निर्धारण करें। जो लोग 73 से 84 के बीच में हैं वो लोग जहां राहु है वहां से, और 84 से आगे 12 साल जोड़ लीजिए जो लोग वहां पे हैं उस आयु अवस्था में वो लोग जहां केतु हैं वहां से। ये मैंने प्लैनेट की इंक्रीजिंग स्पीड ऑर्डर में बताया है। ये तो हो गया। अब सबसे बड़ी बात मूर्ति निर्णय। एक शॉट में आप समझ जाएंगे कि ये गोचर आपका अच्छा होगा कि कैसा होगा। मूर्ति निर्णय पहले मैं वीडियोज में बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। जिस दिन गुरुदेव का गोचर कर्क राशि में हो रहा है अर्थात 2 जून को, उस दिन चंद्रमा धनु राशि में विद्यमान है। तो आप अपने जन्मस्थ चंद्र से धनु राशि को देखिए कितने हाउस अवे है, और जब आप काउंट करते हैं तो उस राशि को भी काउंट करिएगा जहां चंद्रमा आपके विद्यमान हैं। ठीक है, तो अगर जन्मस्थ चंद्रमा से धनु राशि के चंद्र जिस दिन गोचर हो रहा है गुरुदेव का चंद्र की राशि में, अगर पहले, छठे, 11वें भाव में है
तो स्वर्ण पाद से गोचर माना जाएगा, अर्थात राजयोग भी धन योग भी। दो दूसरे पांचवें नवे भाव में है तो ये रजत पाद से माना जाएगा, अर्थात सिर्फ धन लाभ। तीसरे सातवें दसवें भाव में है ये तो ताम्रपाद से संघर्षों के बाद सफलता की प्राप्ति। और अगर चौथे आठवें बारहवें में है तो चिंता का विषय है, तब आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप कमर कस लीजिए। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सब दिन होत ना एक समाना। जिनका लौह पाद से है उनका पहले अच्छे पाद में रहा होगा या आगे अच्छे पाद में जाएगा, जिनका स्वर्ण पाद में है उनका आगे कभी लौह पाद में जाएगा या पहले लौह पाद में रहा होगा। इस प्रकार से आप इस गोचर को समझने का प्रयास कीजिए। ये बात तय है कि ये गोचर हम लोगों के जीवन में चूंकि मीन राशि पे फोकस सारा आ जाएगा, जहां पे शनिदेव हैं, आगे के सफर में समर्पण के बिना काम नहीं बनेगा। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। शुक्र प्रेम के कारक है, करुणा के कारक है। आने वाले समय में जो लोग सबके प्रति करुणा रखते हैं उनके लिए तो समय अच्छा है, और जो लोग सिर्फ गुरुदेव कर्क राशि में, देखिए गुरु बड़ा सेल्फिश होता है, वो अपने फेवरेट शिष्य को ही ज्ञान देता है। जुपिटर को लोग संपदा कारक बोलते हैं, लक का कारक बोलते हैं, और मगर मुझे ऐसा समझ में आता है, जो जैसे मैं देखता भी हूँ, गुरु जहाँ पे होते हैं वो सेल्फिश भी होता है आदमी। कोई भी ग्रह अपने से सातवें भाव में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। जैसे सूर्य से सातवां हो तो सूर्य की मैक्सिमम पावर वहां पे होती है। गुरु से सातवां भाव जहां पे होगा वहां पे गुरु की मैक्सिमम पावर होगी। और गुरु की मैक्सिमम पावर कहाँ होगी? कर्क से मकर राशि में, जहां पे वो नीचस्थ हो जाते हैं। अब नीचस्थ होने का मतलब क्या है? गुरु की 7th हाउस में अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात वहां पे हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल्स होने चाहिए, होंगे, मगर वही नीचस्थ राशि है। नीचस्थ राशि का मतलब क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसको अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में समझेंगे तो ये समझना चाहिए कि हम लक अर्थात भाग्य अर्थात सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने मॉरल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और अगर करेंगे तो बहुत ही खराब रिजल्ट मिलेगा। मकर राशि कलयुग से एंट्री की राशि है, चर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, इंस्टीट्यूशंस की राशि है। चूंकि हाईएस्ट पावर है तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मॉरल्स दिखाने होंगे। अगर आपके लग्न पे है तो आपको स्वयं, सेकंड में हाउस में है तो कुटुंब के लिए, इसी तरीके से भाव का निर्धारण कर लीजिए जहां पे मकर राशि है। अब आरूढ़ की बात करें तो आरूढ़ तो बहुत जल्दी जल्दी बदलेगा भाई। क्यों? क्योंकि गुरु चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलेंगे, तो आपके भाव भी बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे। अर्थात गुरुदेव जहां हैं और जहां देख रहे हैं 5वीं और 9वीं दृष्टि से, ये बहुत मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि हर 2.5 दिन में हर हाउस को बदलेंगे। इसका मतलब पूरी जिंदगी में आपके अमूल चूल परिवर्तन का समय आ चुका है। ये बात आपको गौर से समझनी चाहिए। अब आप देखिए, कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु में तो गुरु सिद्धि प्रदान करते हैं। इसका मतलब जब तक पुनर्वसु में रहेंगे, ये बात देख के अगले वीडियो से बता दूंगा। चलिए, नक्षत्रों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, फिर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ और भी रहना चाहिए। तो ये मान के चलिए, अगर मैं नटशेल में बोलूं तो मेष राशि वालों के लिए फोकस है घर, वृषभ के लिए 1 2 3 पराक्रम, स्मॉल ट्रैवल, भाई बहन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और परिवर्तन। मिथुन वालों के लिए कुटुंब, कर्क वालों के लिए स्वयं की इंटेलिजेंस, सिंह वालों के लिए 12th हाउस, खर्चे, हॉस्पिटल। क्योंकि कर्क है, कर्क एक मदरहुड की राशि है। मैं आपको बेस्ट उपाय बताऊं, बी लाइक ए मदर। अगर आपको गुरु के कर्क राशि के फल को बेस्ट प्राप्त करना है, यू बिकम माँ। माँ क्या होती है? गीले में सो के सूखे में सुलाती है बच्चे को, करुणाशील होती है। माँ की तरह अगर आप बन गए तो आपको ये गोचर वो दे देगा जहां से मीन राशि में आप कई जन्मों में इसका पुण्य प्राप्त करेंगे, अगर रियल सेंस में आप माँ बन पाए तो। देखिए, इनकी दृष्टि, गुरु की पहली दृष्टि वृश्चिक पे होगी। जो गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है वो इंडिकेट करती है कि हमारे मन में क्या है, गुरुदेव के मन में क्या होगा। क्योंकि वहां मन में जो होगा कार्य तो वही होगा ना। तो मन में वृश्चिक राशि है, परिवर्तन है। और भविष्य क्या होगा? 9th हाउस, मीन राशि।
भविष्य होगा गिव अवे एवरीथिंग, नो सपोर्ट। परिवर्तन होगा, फलस्वरूप सपोर्ट नहीं होगा। इसको आपको हैंडल करना है। सपोर्ट होगा कहाँ? शनिदेव हैं। परिश्रम से, मेहनत से, डिसिप्लिन से। हर राशि वालों को के अनुसार गोचर देखना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि अब आप नवमांश में जहां कर्क है वहां पे भी देखिए गुरु, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। दशमांश में जहां पे है वहां भी एक्टिवेट करेंगे। D12 में जहां है वहां भी एक्टिवेट करेंगे। अब ये तो ज्योतिष में जो अंदर होगा वही इस गोचर को समझ पाएगा, क्योंकि हम क्लोज क्लास में आपको समझाएंगे जो लोग ज्योतिष के जानकार होंगे। मगर चूंकि कर्क एक सात्विक राशि है और सेल्फिश होने की राशि है, अगर आप सेल्फिश होने से बच पाए तो ये गोचर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। गुरुदेव ज्योतिष के कारक हैं। ज्योतिष जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग ज्योतिष में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उत्थान का समय है ये। आगे मैं और भी बात करता रहूंगा गुरुदेव के कर्क राशि में गोचर पे। थैंक यू वेरी मच।